प्रणाम। आप सभी को भी मेरा अभिवादन। आज स्वामी जी हम न्यूट्रा की जो नई सीरीज है उसके बारे में बात करेंगे और जैसा आपने कहा था आज हम विटामिन डी के बारे में बात करेंगे और जो न्यूट्रेला का विटामिन D2K है जो यहाँ रखा हुआ है आज थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। और पहले ये समझेंगे कि विटामिन डी हमारे शरीर में बनता कैसे है और इसकी ज़रूरत क्या है, क्या काम करता है, इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। और उसके बाद स्वामी जी ये जो नेचुरली ड्राइव्ड विटामिन डी है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो जो हमने लाइकेन से बनाया हुआ है, जो एक पौधा होता है एल्गी और फंगस के बीच का स्टेज होता है वो, और जो सिंथेटिक वर्ड के विटामिन डी है स्वामी जी हमने उन दोनों का कंपैरेटिव स्टडी भी किया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये एक पौधा होता है पेड़ों पर ना ऐसे अपने आप ये घास सा उगाता है अपने आप नेचुरली, और ये विटामिन डी का जो सिंथेसिस होता है ये सूर्य से होता है। तो आजकल लोग भारत में कितने प्रतिशत लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी? 80% लोग। 80%, सबसे ज़्यादा सूरज भारत में, और 80% उसी की डेफिशिएंसी। तो एक तो मैं कह रहा था ये फिजिकल डेफिशिएंसी और दूसरा है मेंटल इमोशनल मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस, वैचारिक दरिद्रता, दोनों को हम दूर करते हैं। जी बताओ स्वामी जी। तो स्वामी जी वो जो लाइकेन है वो नेचुरली सोर्स के विटामिन डी को सिंथेसाइज करता है, उससे हम लोगों ने आइसोलेट करके इसको बनाया हुआ है। तो स्वामी जी एक बड़ा क्वेश्चन ये आता था कि क्या वो विटामिन डी बायो अवेलेबल भी है, मतलब जो हम खाएंगे तो क्या वो हमारे शरीर में सही टाइम पे सही डोज में पहुंचेगा या नहीं। और ये क्वेश्चन स्वामी जी बार बार कई लोग पूछते भी हैं। तो हमने स्वामी जी फिर एक स्पेसिफिक स्टडी की जहाँ हमने चूहों के अंदर विटामिन डी का लेवल बढ़ाने का प्रयास किया इसके साथ साथ, और जो मार्केटेड सिंथेटिक विटामिन डी है उसके साथ साथ, और दो अलग अलग डोजों पे देखा कि क्या उनके बीच में अंतर है, क्या ये सेम लेवल पे काम करता है या बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तो आज स्वामी जी कुछ डेटा वो भी दिखाएंगे। वो स्वामी जी बिल्कुल नया डेटा है, लास्ट वीक भी आया है और शायद अभी कहीं ज़्यादा डिस्कस भी नहीं किया है। तो मैं थोड़ा सा उसमें जाऊँगा डिटेल में। पर अगर हम स्क्रीन पर देखें तो सबसे पहले जो देख रहे हैं स्वामी जी हमारे शरीर में विटामिन डी बनता कैसे है। ये थोड़ी स्वामी जी इसमें थोड़ी सी डिटेल साइंस है पर थोड़ी सी जनरल नॉलेज वाली साइंस है। हाँ जरूर बताओ। तो स्वामी जी जैसे आपने बताया सब लोग धूप में बैठे, तो धूप के अंदर स्वामी जी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनके अंदर अल्ट्रावायलेट बी टाइप रेज होते हैं जो लगभग 280 से 320 नैनोमीटर में डीप जाती हैं। तो वो जो रेज हैं वो हमारे शरीर के अंदर हमारे त्वचा के नीचे एक कंपाउंड होता है, इसको बोलते हैं 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। तो ये कोलेस्ट्रॉल का ही भाई बंधु है जिसका मॉडिफिकेशन होकर हमारी स्किन के नीचे रहता है। वो इन अल्ट्रावायलेट रेज के अटैक होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है उसके संपर्क में आने के विटामिन डी के प्रीकर्सर में, मतलब विटामिन डी जिससे बनेगा फ्यूचर में उसका पहला इंटरमीडिएट ऐसा हमारा शरीर बनाता है। तो इसीलिए धूप में बैठना अच्छा माना जाता है क्योंकि वो जो धूप की अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो विटामिन डी के प्रीकर्सर को बनाती हैं और वो फिर विटामिन डी का प्रीकर्सर एक प्रोटीन से बाइंड करता है, फिर वो हमारी कैपिलरी में होता हुआ लिवर तक पहुंचता है। अब उसके बाद स्वामी जी और कार्रवाई शुरू होती है। हमारा लीवर फिर उसको प्रोसेस करता है, उसको कन्वर्ट करता है D25 हाइड्रोलोज एंजाइम के साथ 125 D3 विटामिन। भगवान ने शरीर की रचना बड़ी वैज्ञानिक और बड़ी जबरदस्त बना रखी है, बहुत डिटेल की है। और वो वहाँ से लीवर के बाद स्वामी जी हो जाता है किडनी के अंदर। किडनी इसको फर्दर प्रोसेस करता है और एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी को बनाता है। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है विटामिन डी का। समझिए आप देखिए स्किन से शुरू होकर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से लिवर और लिवर के बाद किडनी और किडनी के बाद बोन्स, तो पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसका वहाँ से वहाँ चलता रहता है। तो ये जो पूरा कार्यक्रम है ये नेचुरली अकरिंग होता है। अब हम जो विटामिन डी खाते हैं ये हम वो खाते हैं जो विटामिन डी का प्रीकर्सर है जिसकी हम बात कर रहे थे, जो इसके स्किन के अंदर बन सकता है। उसको हम ओरली खाते हैं दवाई के तौर पे, सिंथेटिक तौर पे, या फिर जो हमारे पास न्यूट्रेला विटामिन D2K है, या हम जो सब्जियों से ले रहे हैं या दूध से ले रहे हैं वो वाले फॉर्म भी सब यही हैं। वो भी लिवर और किडनी के थ्रू प्रोसेस होकर फाइनली विटामिन डी की फाइनल उत्पत्ति को करते हैं। और विटामिन डी स्वामी जी हमारे शरीर में बहुत सारे काम करता है और जो सबसे बड़ा उसका काम है वो जीन एक्सप्रेशन भी है। हम स्वामी जी हर बार जीन्स की बात करते हैं कि इतने जीन एक्सप्रेस हुए, तो विटामिन डी स्वामी जी कोफैक्टर्स भी है। और ऐसा कहा जाता है कि हमारे शरीर में जितने हमारे सेल्स में जितने भी जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं उनमें लगभग 3% जीन एक्सप्रेशन विटामिन डी कंट्रोल करता है। तो विटामिन डी जेनेटिक लेवल पे बहुत यूज़फुल है और वो भी इन्हीं तरीके से काम करना शुरू करता है। अब
उसके अलावा समझिए उनका और काम क्या है। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सब लोग समझते हैं कि विटामिन डी हमारे बोन में फास्फोरस और कैल्शियम की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है, जो बात सही भी है, क्योंकि हमारे बोन्स में अगर हम ये समझें कि जैसे कि एक दीवार है, तो दीवार में जो ईंट है वो तो कैल्शियम है, और जो सीमेंट है जिसको बाइंड करके रख रहा है वो ऑलमोस्ट विटामिन डी और फास्फोरस है। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो विटामिन डी पूरी करता है। इसलिए अच्छे बोन्स के लिए, हेल्दी बोन्स के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी हमारे शरीर में गट में अगर हो रहा होगा तो वो भी विटामिन डी के थ्रू होता है। और इम्यूनिटी के लिए स्वामी जी आजकल जो नई थीम आ रही है कि विटामिन डी की कमी से इम्यूनिटी का भी ह्रास होता है, लोगों के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज़ पैदा हो जाती है, जहाँ इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है या फिर इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। तो इसमें बिल्कुल अप एंड डाउन वाला सीन रहता है कि विटामिन डी सही मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ के लिए ज़रूरी है स्वामी जी, सेल की डिवीजन भी ज़रूरी है। और अभी एक जो नया और फाइंडिंग है कि इंसुलिन का सिक्रीशन भी विटामिन डी कंट्रोल करता है स्वामी जी। तो जो डायबिटिक्स हैं जिनके अंदर इंसुलिन ठीक मात्रा में नहीं है, अगर वहाँ विटामिन डी का कम और बढ़ हो तो उससे भी दिक्कत बहुत बढ़ जाती है। और कैंसर भी तो होता है, कैंसर भी होता है स्वामी जी। तो जो ओवरऑल हेल्थ है, जहाँ हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होनी शुरू होती है तो बहुत टाइप की अलग अलग बीमारियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। इन्फेक्टिव के साथ साथ मेटाबॉलिक डिजीज़ भी होती हैं। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी उन सबको बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकती है कि अगर हम विटामिन डी ठीक तरीके से लें तो। अब ये देखें स्वामी जी, इसका रिस्क फैक्टर क्या है कि विटामिन डी कमी हो कैसे जाती है। तो एक तो सबसे बड़ा कारण है कि सब लोग आजकल इंडोर में रहते हैं। एसी के आने के बाद से लोगों में विटामिन डी की कमी बढ़ी है, क्योंकि सब लोग एसी ने ऐसी तैसी कर रखी है। एसी ने इसी तैसी कर रखी है स्वामी जी। तो इंडोर एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जो आजकल कपड़े पहन रहे हैं, कहीं कहीं जो ऊपर से नीचे तक कवर्ड हैं, जो एक्सटेंसिव क्लोथिंग है, उसकी वजह से भी दिक्कत आती है। तो हमारी स्किन अगर सन से एक्सपोज रहती है और एटलीस्ट 45 मिनट एक साथ रहती है, तभी हम विटामिन डी का सिंथेसिस अच्छे से कर पाते हैं। टाइम चाहिए उसको, 45 मिनट चाहिए वो स्वामी जी। और फिर एयर पोल्यूशन उसका कारण है। दुनिया भर के जो एग्जिस्टिंग डिजीज़ हैं, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, हेपेटिक फेलियर्स, रीनल फेलियर्स, प्रेगनेंसी भी, और एजिंग, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसका प्रोसेस भी स्लो हो जाता है। तो ये सब एक तरीके से कारक होते हैं जिसकी वजह से विटामिन डी की शरीर में कमी हो जाती है। और दूसरा कारण स्वामी जी, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे जो बहुत ठंडे देश हैं जहाँ ठंड ज़्यादा रहती है, बर्फ़ बहुत गिरती है, तो वहाँ पे एक तो बाहर का तो एक्सपोजर है नहीं, पर उसके अलावा क्या होता है स्वामी जी कि शरीर को विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बढ़ी रहती है। तो उन केसेस में भी जब बहुत एक्सटेंसिव विंटर हैं तो विटामिन डी का लेवल कम हो जाता है। और कुछ कारण ऐसे भी हैं, कुछ दवाइयों की वजह से भी स्वामी जी ऐसा होता है। कुछ औषधियाँ हैं, स्पेशली जो टीबी की दवाई है और जो एंटी सीजर ड्रग्स हैं, जो लोग दवाइयाँ लेते हैं सीजर्स के दौरान, एपिलिप्सी के दौरान, उनके स्वामी जी साइड इफ़ेक्ट जो है वो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं। तो वो भी एक कंसर्न रहता है। अब हम ये देखें स्वामी जी कि पूरे दुनिया में ये किस तरीके से डेफिशिएंसी है। तो स्वामी जी मैंने इस बार एक दुनिया का मैप दिखाया हुआ है स्क्रीन पे, जहाँ अगर आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में लगभग विटामिन डी कम पाया जाता है। अलग अलग देशों में नंबर्स अलग अलग हैं, पर अगर आप देखें तो जो मीडियन है, जहाँ पे हमारा भूमध्य रेखा है, उसके आसपास के जो देश हैं जहाँ गर्मी अच्छी रहती है, सूर्यदेव अच्छे से अपना प्रकाश फैलाते हैं, स्पेशली साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका, वहाँ पे डेफिशिएंसी थोड़ी कम पाई गई। पर जो ठंडे देश हैं, जो नॉर्थर्न यूरोप है या पोल्स की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा पाई गई। भारत में भी ये स्वामी जी काफ़ी सारा है, डेटा लगभग 60 से लेकर 80% का है अलग अलग राज्यों में कि कितने लोगों में विटामिन डी कम हुआ था। अब इसकी वजह से बीमारियां बहुत सारी होती हैं, उनके बारे में स्वामी जी हम डिस्कस कर चुके हैं, पर कुछ ऐसे हैं कि जिनके बारे में अभी जो नई फाइंडिंग आ रही है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से स्वामी जी इन्फेक्शंस भी होते हैं। इन्फेक्शंस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। डायबिटीज़ का एक को फैक्टर भी विटामिन डी का कम होना पाया गया है। और दुनिया भर के अलग डिप्रेशंस हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, एलर्जिक डिजीज़ हैं, अस्थमा है, और बोन्स के बारे में तो है ही स्वामी जी। एक बीमारी है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया, जो बेसिकली कहती है कि हमारे बोन्स सॉफ्ट हो गए हैं। बोन्स का सॉफ्ट होना ऑस्टियोमलेशिया होता है। तो उस केसेस में स्वामी जी विटामिन डी की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया में विटामिन डी एक बड़ा रोल प्ले करता है। और अब स्वामी जी थोड़ा बात करेंगे हम अपने वेजिटेबल सप्लीमेंट विटामिन डी की, जो स्क्रीन पर दिख रहा है, जो विटामिन D2 के है। इसके अंदर स्वामी जी एक एक कैप्सूल के अंदर 2000 यूनिट विटामिन डी के हैं। तो वो हमने उसे कैलिब्रेट किया हुआ है और उसी हिसाब से रखा हुआ है जितनी हमारी डेली रिक्वायरमेंट है।
तो इसमें स्वामी जी हमने कुछ एक्सपेरिमेंट चूहों के साथ किए और मैं थोड़ा सा वो बताऊंगा कि हमने क्या किया। स्वामी जी हमने 2 डोज लिए विटामिन D2 के, एक में 60 IU और दूसरे में 200 IU विटामिन D2 दिया गया, जो कि ह्यूमन डोज का 2000 के बराबर था। तो एक ह्यूमन डोज और उसका 1/3, 2 ऐसे करके देखे ताकि हम डोज डिपेंड। ये यूनिट बहुत बड़ी बता रहे हैं, 2000 ये होता है मतलब रत्ती भर, बहुत छोटा महाराज जी, मतलब सुई की नोक के बराबर। सुई के 1 ग्राम का 1 ग्राम ये समझिए, ये एक्टिवेशन के हिसाब से आता है। तो 1 ग्राम में लगभग 1 लाख IU हमारे पास। हाँ, तो ये मतलब हाईली कंसंट्रेटेड हैं। बहुत मामूली सा, बहुत मामूली, लाखवां हिस्सा सा लगभग रहता है। कोई स्वामी जी, तो वो हमने किया और बाजार से हमने स्वामी जी कंपेरेटर लिया जो सिंथेटिक वर्ड का है, जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, पर वो बहुत कॉमन दवाई है जो लोग मेडिकल शॉप से खरीदते हैं। हमने भी मेडिकल शॉप से खरीदा और उसके भी डोज ऐसे ही लिए जितने हमारे थे, ह्यूमन डोज और उसका 1/3, और उनको स्वामी जी हमने अच्छा वाला एक्सपेरिमेंट किया। इसके लिए स्वामी जी हमने क्या किया, हमने एनिमल्स का पीके किया। तो पीके स्वामी जी बोलते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक्स। उसमें क्या करते हैं स्वामी जी कि हम एक दिन में लगभग 6 बार एनिमल का सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं अलग अलग टाइम पे, और देखते हैं कि जब दवा दी तो उस दवा देने के कितने घंटे बाद उस दवा का असर खून में देखा, ब्लड लेवल उसका कब बढ़ा। तो वो फार्मा इंडस्ट्री में बहुत कॉमन पैरामीटर है। जितनी भी दवाइयाँ हैं सबका पीके प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी होता है। उससे ये पता लगता है कि दवा कब हमारे शरीर में पहुंच रही है, कितनी देर तक रह रही है और कब वो शरीर से बाहर निकल रही है। तो हार्मोन्स के केस में ऐसा बहुत कॉमन है, दवाइयों के केस में ऐसा कॉमन है, पर विटामिन में स्वामी जी ये काम कम किया जाता है। PRF ने स्वामी जी ये काम पहली बार किया और ये कंपैरिजन करके देखा कि अगर हम जो हमारा नेचुरली ड्राइव विटामिन D है उसको अगर हम सिंथेटिक वर्ड से कंपेयर करें तो किस टाइप की फाइंडिंग आएंगी। तो समझिए हमने पहले दिन हमने पीके किया और एनिमल्स को 15 दिन तक ये खिलाया और 15 दिन के बाद वो दोबारा पीके किया और ये कंपैरिजन किया कि ब्लड लेवल कितने थे। तो वो अगर हम देखें स्वामी जी तो वो डेटा आपको स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके साथ डेटा है ये डे 0 का डेटा है, जहाँ विटामिन D का लेवल कम था एनिमल्स के अंदर। आप देखें सब ग्राफ बिल्कुल नीचे ज़मीन पर लेटे हुए हैं। और जो आप राइट हैंड साइड में ग्राफ देख रहे हैं स्वामी जी ये 15 दिन के बाद है। तो पहली फाइंडिंग तो ये है कि इसको खाने से ब्लड के अंदर विटामिन D का लेवल बढ़ता है। तो ये स्वामी जी क्लियर दिखा कि ये नेचुरल सोर्स जो विटामिन D है वो बायो अवेलेबल है, शरीर उसको स्वीकार करके अपने अंदर इस्तेमाल करना शुरू करता है। 15 दिन के अंदर स्वामी जी इसका जो पीक लेवल था, जो पहले लगभग 45 नैनोग्राम पर ml था, वो 15 दिन के इस्तेमाल से 105 नैनोग्राम पर ml तक पहुंच गया। तो लगभग 10 गुना बढ़ गया। हाँ स्वामी जी, लगभग स्वामी जी 2.5 गुना बढ़ गया। हाँ, लगभग 2.5 गुना बढ़ गया स्वामी जी। जो 15 से नहीं 45 से 105, 45 से 2.5 गुना बढ़ गया। 2.5 गुना बढ़ गया। जो स्वामी जी की ऑप्टिमल सेफ लिमिट है जहाँ पे इसको पहुँचना ही चाहिए, और जितना चाहिए उतना उतना पहुँच गया और वो सस्टेन रखा हुआ था। तो पहली फाइंडिंग तो ये थी कि ये औषधि जो न्यूट्रास्यूटिकल के तहत है, जो विटामिन D का एक नेचुरल सोर्स है, वो शरीर को बायो अवेलेबल रहती है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक लाइकेन से आइसोलेट किया हुआ है तो ये खा के जैसे अभी महाराज जी कह रहे थे पॉटी की तरह बाहर निकल जाएगा, नहीं। शरीर इसको इस्तेमाल करता है, अपने अंदर एसिमुलेट करता है और ब्लड का इसका सर्कुलेशन लेवल बढ़ जाता है। अब दूसरी फाइंडिंग स्वामी जी ये थी कि अगर हम इसे कंपैरेटिव करके देखें लो डोज वर्सेस हाई डोज, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में आप ग्राफ देखना स्वामी जी, ये जो जिसमें लाल रंग के डॉट्स हैं वो लो डोज ऑफ विटामिन D है, और जो हरे रंग के जो डॉट्स देख रहे हैं वो नॉर्मल डोज ह्यूमन डोज ऑफ विटामिन D है। तो ये भी स्वामी जी ये लौट के वही बात आती है जो आप हर बार बताते हैं हम सबको कि लो डोज पे इफेक्ट कम होता है और ऑप्टिमल डोज पे सही इफेक्ट होता है। तो जहाँ लो डोज थी वहाँ पे विटामिन D का लेवल कम बढ़ा, और जो ऑप्टिमल डोज थी, जो सही डोज थी, उससे स्वामी जी विटामिन D का लेवल बढ़ गया और ऑप्टिमली वहीं पहुंचा जहां उसको पहुंचना चाहिए था। अब स्वामी जी देखते हैं हम कंपैरेटर की, जो सिंथेटिक वर्ड की हैं। तो जो सिंथेटिक वर्ड वाला अब विटामिन D का लेवल था लो डोज पे तो वो कुछ बढ़ा ही नहीं, और जो ऑप्टिमल डोज उसकी थी स्वामी वहाँ तो बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था, पर वो सच पूछिए तो इसके मुकाबले इन्फीरियर था। जो कंसंट्रेशन हमने पाए वो लो डोज पे तो बराबर थे, पर ऑप्टिमल डोज पे नेचुरल वाले ने थोड़ा सा कंसंट्रेशन सिंथेटिक वर्ड के मुकाबले ज़्यादा पाया स्वामी जी। और ये एक स्वामी जी बड़ी बात थी, क्योंकि जो हम नेचुरल विटामिन D की बात करते हैं उसके बारे में पहला क्वेरी यही रहता है कि शायद ये शरीर को एक्सेप्टेबल हो या ना हो, और हो तो हो सकता है उस लेवल तक ना हो जिस लेवल पे सिंथेटिक वर्ड वाले लोग क्लेम कर सकते हैं।
तो हम समझिए दिखा पाए कि फर्स्ट टाइम कि विटामिन D2K, न्यूट्रेला विटामिन D2K वास्तव में शरीर में बायो अवेलेबल रहता है और ये दूसरे सिंथेटिक वर्ड के विटामिन डी के मुकाबले नॉन इन्फीरियर है, मतलब उससे किसी भी मामले में कम नहीं है। ये अच्छे से एब्जॉर्ब होता है और बहुत देर तक शरीर के अंदर बना रहता है। और अब जो समझिए आप ग्राफ देख रहे हैं ये AUC ग्राफ है। AUC का मतलब समझिए एरिया अंडर द कर्व, कि जो आपको कर्व दिखा रहे थे उसके नीचे का एरिया हम कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं पूरे टाइम विंडो में 0 से लेकर 24 घंटे तक ब्लड के अंदर जो विटामिन डी का लेवल है वो कितना बढ़ रहा है। तो समझिए न्यूट्रेला विटामिन D2K अच्छे से ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है, मेंटेन रहता है और सिंथेटिक विटामिन डी के मुकाबले नॉन इन्फीरियर रहता है। तो ये समझिए एक हमारी पहली बड़ी फाइंडिंग है। अभी तक शायद किसी ने, दुनिया में भी किसी ने नेचुरल विटामिन डी के ऊपर ये रिसर्च नहीं की है और हम ये दिखा पा रहे हैं कि विटामिन डी जो नेचुरल सोर्स का है वो इफ़ेक्टिव है और बायो अवेलेबल और बायो कंपैटिबल है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और अच्छे से शरीर के अंदर रहता है। इस वक्त समझिए हम इन एनिमल्स के साथ इनके अलग पैरामीटर को भी नाप रहे हैं। ये देख रहे हैं उनकी बोन हेल्थ कैसी है, उनकी बोन की इंटेंसिटी कैसी है, विटामिन डी के सही मात्रा में होने में उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। तो वो सब समझिए इकट्ठा कर रहे हैं कि बिल्कुल नया डेटा था और फिर मैं इसके बारे में थोड़ा सा जैसे और बढ़ेगा तो और बताऊँगा समझिए। ये विटामिन डी, B12, इन छोटी छोटी चीज़ों की डेफिशिएंसी, प्रोटीन का एक सबसे अच्छा सोर्स है स्पिरुलिना। ये प्रोटीन पाउडर तो पहलवान आदि लोग खाते हैं, ये सबको डाइजेस्ट हो जाता है, बाकी चीज़ों को डाइजेस्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है। 1 किलो के हिसाब से 1 ग्राम चाहिए। 60 किलो वजन है, 70 किलो वजन है, 60-70 ग्राम प्रोटीन चाहिए और फिर वो डाइजेस्ट होना और चैलेंज होता है, जो दूध से, दही से, छाछ आदि से भी आपको मिलता है। लेकिन स्पिरुलिना ये आपको 2 से 4 गोली से काम चल जाता है, इतना अच्छा होता है। ये लाइकिन से बना, ये जो उससे हाँ एल्गी होती है, ये सेवाल टाइप होती है, पानी के ऊपर तैरती है और उसी से बनाते हैं। आजकल पशुओं को भी दूध बढ़ाने के लिए भी उनका प्रोटीन रिच प्रोटीन के लिए उसके लिए भी दिया जाता है। तो ऐसे ये सारे प्रोटीन से लेके ओमेगा से लेके कोलेजन पाउडर भी, कोलेजन जो है वो मछलियों से इधर उधर से लोग लेते हैं, कोलेजन से लेकर के सारा कुछ पतंजलि से आपको दिया है। और डायबिटीज़ वालों के लिए डायबिटीज केयर और अर्थराइटिस वालों के लिए ऑर्थो केयर, ये भी बड़े ज़बरदस्त हैं। मोटापा वाले के लिए स्लिम चॉइस, जैसे मोटापा वालों को जैसे उपवास आदि कराते हैं ना तो उनका को कमजोरी आ जाती है, तो ये पूरा का पूरा जो आपको, और जो जिनको बढ़ाना है उनके लिए वेट गेन, उसमें वेट गेन के नाम पर भी लोग जो है कुछ के कुछ खाली चीनी फाँकते रहते हैं, मोटापा खा जो उससे शुगर फिर बढ़ जाता है, जो क्या नाम है, ये जो शुगर है ये मोटापा में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा सही तरीके से आप अपने न्यूट्रिशंस को फुलफ़िल करें, तो इसके बारे में अब एक ये सीरीज़ चलाई है कि आपको ये जहरीले आहार की जगह, सिंथेटिक आहार की जगह, सिंथेटिक विटामिन्स की जगह, न्यूट्रास्यूटिकल्स की जगह, ये नेचुरल मेडिसिन के बाद अब नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल जो एक बहुत बड़ा तत्व है उसके बारे में आज बताया।